हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि मार्केट सक्सेस क्या होती है और हमने प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिटेल में समझा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट फेलियर क्या होता है, उसके कारण क्या हैं और यहाँ पर हम कॉमन प्रॉपर्टी, रिसोर्स और पब्लिक गुड्स को डिटेल में करेंगे। यहाँ पर देखिए कि मार्केट फेल कब होती है, जब मार्केट मैकेनिज्म अपने आप कुशल साधन आवंटन के लिए पर्याप्त नहीं होता है तो मार्केट फेल होती है। बाजार विफलता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें बाजार तंत्र किस पर आधारित होता है? मांग और पूर्ति की शक्तियों पर आधारित होता है। स्वयं ही अपने आप एक कुशल साधन आवंटन के लिए पर्याप्त नहीं होता है तो हम कहते हैं कि बाजार विफल हो जाता है, मार्केट फेलियर होता है। और मार्केट फेलियर के विभिन्न कारणों में से एक कारण है एकाधिकार बाजार, क्योंकि एकाधिकार बाजार होने की वजह से जो हमारी कंडीशन थी मार्केट सक्सेस की कि प्राइस किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के, वो फुलफिल नहीं हो पाती है और इस प्रकार की मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, तो हम कहते हैं कि मार्केट फेल हो जाती है जब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार की मार्केट कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंट होते हैं। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है मार्जिनल रेवेन्यू से। और इक्विलिब्रियम में हम क्या कहते हैं कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, और अगर यहाँ पर हम एम सी पुट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ए आर इज ग्रेटर देन एम सी। ए आर हमारा होता है पी, तो हम कह सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन MC। तो हमारी जो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट की इक्वालिटी की कंडीशन है वो वायलेट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि मार्केट फेल हो जाती है। तो जो मोनोपोली की कंडीशन है उससे लाभ तो अधिकतम हो जाते हैं लेकिन जो कुशलता वाली शर्त है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये एक रीजन है मार्केट फेलियर का। ये देखिए, एनी सिचुएशन इन विच द मार्केट डज नॉट लीड टू एन एफिशिएंट इकोनॉमिक आउटकम, कोई भी वो सिचुएशन जिसकी वजह से इकोनॉमिक आउटकम जो है एफिशिएंट नहीं होती है, इन विच देयर इज पोटेंशियल, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के रोल की संभावना पाई जाती है और वही मार्केट फेलियर का कारण है। जब मार्केट अपने आप काम ना कर पाए, कुशल आवंटन ना कर पाए और उसके लिए गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़े तो हम कहते हैं कि मार्केट फेल हो जाती है उन केसेस में। तीन मुख्य कारण है मार्केट फेलियर के, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नैलिटीज एंड मार्केट पावर। आज हम पब्लिक गुड्स वाले पोर्शन को डिटेल में करेंगे, नेक्स्ट में एक्सटर्नैलिटीज और उससे नेक्स्ट में मार्केट पावर। यहाँ पर और भी सभी कारण यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं कि मार्केट फेलियर के रीजन क्या क्या हैं। एक तो है एक्सेस कैपेसिटी, जब पाई जाती है तो मार्केट फेल होती है। और एक्सेस कैपेसिटी कब पाई जाती है, जब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, क्योंकि तब उत्पादन एलएसी के गिरते हुए पार्ट पर होता है, जिसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, उसके मिनिमम पॉइंट पर नहीं होता है, तो ये जो बीच का गैप है वो कहलाएगा एक्सेस कैपेसिटी। और जब एक्सेस कैपेसिटी होती है तो मार्केट फेल होती है। सेकंड रीजन इज प्रॉपर्टी राइट्स, जब प्रॉपर्टी राइट्स एक्सक्लूसिवली डिफाइन नहीं होते हैं तो मार्केट फेल होती है। जब किसी संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है, कॉमन यूज के लिए होती है, तो उसका अत्यधिक शोषण होता है, उस संसाधन का अत्यधिक शोषण होता है, तो मार्केट फेल होती है। नेक्स्ट इज जब नॉन पेयर्स को उस वस्तु के उपभोग से अलग ना किया जा सके, उसका उपभोग करने से वर्जित ना किया जा सके, तब मार्केट फेल होती है। और ऐसा किस केस में पाया जाता है, पब्लिक गुड्स के केस में पाया जाता है, जैसे सड़कें, पुल, कानून व्यवस्था, इसके लिए जो पे करते हैं, पे नहीं करते हैं, सभी के लिए ये जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट इज जब एक्सटर्नैलिटी पाई जाती है, जब एक एजेंट की आर्थिक क्रिया अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति की उत्पादन या उपभोग से संबंधित क्रिया अन्य व्यक्तियों के लिए बेनिफिट या कॉस्ट अराइज करती है तो मार्केट फेल होती है। और वो केस किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नैलिटी की वजह से, चाहे वो एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही केसेस में मार्केट फेल होती है। तो या तो हमारा ओवर प्रोडक्शन होता है या अंडर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट केस इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन,
जब दोनों जो पार्टियां हैं उनको इक्वल इंफॉर्मेशन ना हो, एक पार्टी को अधिक हो, एक पार्टी को कम इंफॉर्मेशन हो, तो बेटर प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। क्योंकि जो जैसे अगर हम सेकंड हैंड कार का एग्जांपल लें तो जो सेलर होता है उसको उसके बारे में ज्यादा जानकारी होती है, बायर को कम जानकारी होती है, तो मार्केट फेल होती है। नेक्स्ट इज, कब मार्केट फेल होती है? जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं होता है। और एक लास्ट कारण क्या है? जब मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो मार्केट फेलियर अपने आप ही होता है। तो ये सभी कारण हमने डिस्कस किए कि मार्केट फेलियर के कारण क्या क्या हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं कि जब मार्केट फेल होती है तो सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो जाती है, और सरकार किन किन वजहों से जो इंटरवीन करती है वो कारण यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक तो आर्थिक कुशलता में सुधार करना, इक्विटी लाना, आर्थिक विकास की दर को प्रभावित करना, बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल करना, और जो है सभी के प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन करना और उसकी रक्षा करना। ये सभी काम किसके हैं? गवर्नमेंट के कार्य हैं। अभी हमने देखा कि मार्केट फेलियर के रीजंस क्या क्या हैं। अब हम चार जो प्रकार के गुड्स को डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से समझेंगे किस किस को हम डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं। देखिए, नॉन एक्सक्लूडेबल को तो खैर बाद में करेंगे, पहले आपका राइवल कंजम्पशन, प्रतिद्वंदी उपभोग। प्रतिद्वंदी उपभोग कब होता है? जब एक व्यक्ति के इस्तेमाल करने की वजह से उस वस्तु की उपलब्धता दूसरे व्यक्ति के लिए कम हो जाती है, तो दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग नहीं कर पाता है, तो ऐसी जो वस्तुओं की कंजम्पशन है वो राइवल कंजम्पशन कहलाएगी। और ये विशेषता प्राइवेट गुड्स में पाई जाती है। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लें, अगर सेब जो है एक व्यक्ति खा रहा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगी, तो इसकी कंजम्पशन कैसी कहलाएगी? राइवल कंजम्पशन। और नॉन राइवल कंजम्पशन कब होगी? जब एक व्यक्ति के इस्तेमाल करने की वजह से वो वस्तु या सुविधा अन्य व्यक्तियों के लिए समाप्त नहीं होती है, अन्य व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होती है, तो वो कंजम्पशन कैसी कहलाएगी? नॉन राइवल कंजम्पशन। जो किसके केस में पाया जाता है? पब्लिक गुड्स के केस में पाया जाता है। जैसे पार्क है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सड़कें हैं, पुल है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? यहाँ पर कंजम्पशन जो होती है नॉन राइवल कंजम्पशन होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, एक व्यक्ति के इस्तेमाल से वो समाप्त नहीं होती है या उसकी उपलब्धता दूसरों के लिए कम नहीं होती है। नेक्स्ट हमारी टाइप है एक्सक्लूडेबल गुड्स। एक्सक्लूडेबल गुड्स वो गुड्स कहलाएंगे जब नॉन पेयर्स को उसका इस्तेमाल करने से रोका जा सके। जो उसके लिए पे नहीं कर रहे वो यूज भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कार का एग्जांपल है, जो कार को खरीदते हैं वो उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, जो नॉन पेयर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सक्लूडेबिलिटी की जो विशेषता है वो प्राइवेट गुड्स में या जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट इज नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, जब सभी को उस वस्तु का इस्तेमाल करने से ना रोका जा सके, जो नॉन पेयर्स हैं वो भी उसका इस्तेमाल करें, तो हम क्या कहेंगे? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है। किसी को वर्जित नहीं किया जा सकता उस वस्तु का इस्तेमाल करने से। ये फिर से हमारे वही एग्जांपल हैं, सड़कें, पुल, सार्वजनिक नल, स्ट्रीट लाइट, ये सभी पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल हैं। और इनमें विशेषता क्या पाई जाती है? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की। और कॉमन रिसोर्स में भी ये विशेषता पाई जाती है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में भी ये विशेषता पाई जाती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हम तीनों प्रकार के गुड को डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल गुड, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स और पब्लिक गुड्स क्या क्या होते हैं। वाई एक्सिस पर दिखाया हुआ है डिग्री ऑफ राइवलरी और एक्स एक्सिस पर दिखाया हुआ है डिग्री ऑफ जॉइंटनेस। डिग्री ऑफ जॉइंटनेस का मतलब क्या है? कि सभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा किस केस में होता है? पब्लिक गुड्स के केस में, क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं, किसी को वर्जित नहीं किया जा सकता। और पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है? डिग्री ऑफ राइवलरी क्या होती है? 0 होती है, नॉन राइवल कंजम्पशन होती है। तो पब्लिक गुड की क्या विशेषता होगी? कि जहां पर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवल कंजम्पशन की विशेषता पाई जाती है तो वो गुड कहलाएगा पब्लिक गुड। और जब
एक्सक्लूडेबिलिटी भी होती है और राइवलरी भी होती है, तो हमारा कहलाएगा वो गुड क्या कहलाएगा, नॉर्मल गुड या प्राइवेट गुड। यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ राइवलरी अधिकतम है और डिग्री ऑफ जॉइंटनेस 0 है, तो ऐसा केस किस में होगा कि एक्सक्लूडेबिलिटी है, डिग्री ऑफ जॉइंटनेस के 0 होने का मतलब क्या है, एक्सक्लूडेबिलिटी, और डिग्री ऑफ राइवलरी मतलब ये जो कंजम्पशन है वो राइवल कंजम्पशन भी होती है नॉर्मल गुड्स के केस में, क्योंकि जो पे करता है वही उसका इस्तेमाल कर सकता है और वो वस्तु एक के इस्तेमाल करने के बाद दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होती है, तो नॉर्मल गुड्स होते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं कि इनमें एक्सक्लूडेबिलिटी तो नहीं होती, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, लेकिन राइवलरी बहुत अधिक होती है। डिग्री ऑफ राइवलरी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में मैक्सिमम है, लेकिन डिग्री ऑफ जॉइंटनेस भी मैक्सिमम है। यहाँ पर डिग्री ऑफ किसी को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये पक्का है कि अगर उसका सभी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। एक व्यक्ति जब इस्तेमाल करता है तो दूसरों के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, और अगर सभी इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर राइवलरी अधिकतम होती है। तो इन तीनों प्रकार के गुड्स को हम डिफाइन करेंगे इनकी विशेषताओं के आधार पर। अब हम एक केस देखें कि अगर एक्सक्लूडेबल गुड है तो मार्केट फेल तब भी हो सकती है, क्योंकि एक्सक्लूडेबिलिटी मार्केट सक्सेस की एक कंडीशन है। जो वस्तुओं का निर्माण होता है वो इसलिए ही होता है कि उसके बदले में रेवेन्यू प्राप्त हो सके और उसका कुछ प्राइस हो, जो प्राइस पे कर रहा है वो ही उसका इस्तेमाल कर पाए। मार्केट सक्सेस का एक कारण तो एक्सक्लूडेबिलिटी है, लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी मार्केट सक्सेस के लिए केवल एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन है, दोनों ही जब विशेषताएं पाई जाएंगी तभी मार्केट सक्सेसफुल हो सकती है, एक्सक्लूडेबिलिटी भी और राइवलरी भी। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के जो गुड्स होते हैं तो उनमें एक्सक्लूडेबिलिटी तो है लेकिन राइवल कंजम्पशन नहीं है, नॉन राइवलरस गुड्स हैं, तो मार्केट फेल हो जाती है। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि के बारे में मैं बताती हूँ, पहले इसको समझिए कि आर्ट गैलरी, म्यूजियम, बाड़ लगे पार्क, ये सभी क्या हैं, इनके लिए जो पे करेगा वो ही इस्तेमाल कर सकता है, तो नॉन पेयर्स को इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। मतलब ये गुड्स कैसे हुए एक्सक्लूडेबल, या ये सर्विसेज कैसे हुए एक्सक्लूडेबल। तो एक्सक्लूडेबल तो है लेकिन राइवल कंजम्पशन नहीं है। अब एक व्यक्ति ने आर्ट गैलरी को देख लिया, वो टिकट लेके उसको देखने जा सकता है, लेकिन उसने अगर देख लिया तो बाकियों के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होगी, तो उसको हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूडेबिलिटी तो है लेकिन नॉन राइवलरस गुड्स हैं ये, तो भी मार्केट फेल हो जाती है। क्योंकि जब ऐसा सिस्टम होता है तो वस्तु का एफिशिएंट या वस्तु या सेवा का एफिशिएंट प्राइस डिसाइड नहीं हो पाता है, सभी व्यक्ति उसको अपनी अपनी संतुष्टि के आधार पर अलग अलग कीमत पर खरीदना चाहेंगे, तो एक एफिशिएंट प्राइसिंग सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, तो मार्केट फेल हो जाती है। किस केस में, अगर एक्सक्लूडेबिलिटी है और राइवलरी नहीं है तब। फिर हमारा केस आता है कि नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड मार्केट फेलियर। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारी डिग्री ऑफ जॉइंटनेस मैक्सिमम थी, और वो दो प्रकार के गुड्स में थी, एक तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में और दूसरा पब्लिक गुड्स के केस में। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या होते हैं, जब प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे केस में जो कंजम्पशन होती है वो राइवलरस तो होती है लेकिन किसी को उसका इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। जैसे हमारा यहाँ पर कई एग्जाम्पल दिए हुए, उसकी मदद से आप समझ लेंगे। एक है कॉमन लैंड का एग्जाम्पल। अगर कॉमन लैंड है, किसी एक का अधिकार नहीं है, उस पर सबका है, तो उसका अत्यधिक शोषण होगा, अत्यधिक इस्तेमाल होगा कॉमन लैंड। जिससे यहाँ पर भेड़ों का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत से किसान अपनी भेड़ें चरा सकते हैं कॉमन लैंड पर अगर सभी ऐसा करेंगे तो चारे की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, सभी प्रकार के कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ
कॉमन्स, सामूहिकता की त्रासदी। अब हम इसके लिए अगर कंडीशन देखना चाहें कि सोशली ऑप्टिमल एक्सप्लॉयटेशन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का क्या होगा, वो कब हो सकता है, जब मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल एडिशन टू द आउटपुट। कब सोशल ऑप्टिमल एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल आउटपुट के इक्वल हो जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो एक्चुअल में जो औसत उत्पादन होता है उसके बराबर होती है, ना कि मार्जिनल आउटपुट के। ये देखिए, ये अगर समुद्र तट है और वहां पर फिशिंग के लिए बोट्स जो है वो परचेज हो रही हैं, वो तब तक होती रहेंगी जब तक कि अंतिम प्रवेशकर्ता की सीमांत लागत वर्तमान उत्पादकों के औसत उत्पादन के बराबर नहीं हो जाती। तो एक्चुअल में क्या हो पाता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज आउटपुट के इक्वल होती है, ना कि मार्जिनल आउटपुट के। तो जो हमारी कंडीशन है वो वायलेट हो जाती है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल आउटपुट के इक्वल होनी चाहिए। इस डायग्राम की हेल्प से उस कंडीशन का वायलेशन देखा जा सकता है। ये ओवी जो कर्व है आपका, ये टोटल आउटपुट को दिखा रहा है और ये टोटल आउटपुट बढ़ रही है, घटती दर पर बढ़ रही है, यहाँ तक मैक्सिमम होती है, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और जो ये ओटी और ओटी डैश है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है जब ओल्ड टेक्नोलॉजी है ओटी, और ओटी डैश कब है, टोटल कॉस्ट जब नई टेक्नोलॉजी है। तो इसके आधार पर जो हमारी कंडीशन है वो क्या कहती है, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल आउटपुट के इक्वल हो जाए। ओटी अगर टोटल कॉस्ट है तो इसका जो ढलान है वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। इसका जो स्लोप है वो कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। और जो ओवी आउटपुट टोटल आउटपुट कर्व का जो स्लोप है वो कहलाएगा मार्जिनल आउटपुट। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल आउटपुट के इक्वल हो जाए। तो वो कब होगा, जब इन दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा। तो वो यहाँ पर बराबर है, तो जो आउटपुट का लेवल है, यहाँ पर हमने आउटपुट किसको या उसका यूटिलाइजेशन, सॉरी यहाँ पर यूटिलाइजेशन की बात है कि उसका यूटिलाइजेशन सोशली ऑप्टिमल पॉइंट क्या है और एक्चुअल में कितना हो रहा है। तो सोशली ऑप्टिमल लेवल कितना है, ओएस, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है, ओके। क्योंकि जो हमारी कंडीशन है सोशल ऑप्टिमल कि वो क्या बता रही है कि मार्जिनल आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, जो इन दोनों के बराबर स्लोप से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आउटपुट इतना होना चाहिए था सोशली ऑप्टिमल। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्चुअल आउटपुट होगा उसके इक्वल मार्जिनल कॉस्ट होती है, वो कंडीशन यहाँ पर हो पाती है। अब इसको आप देखें कि एक्चुअल आउटपुट को हम कैसे दर्शाते थे, ओरिजिन से जो स्लोप है, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट भी है क्योंकि ये स्लोप आपका ओटी का स्लोप ही आपका मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ जो एक्चुअल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन है वो किसके बराबर हो रहा है, एवरेज आउटपुट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो वो यहाँ तक हो रहा है। एक्चुअली ओल्ड टेक्निक के साथ इतनी नंबर ऑफ बोट्स हैं, नंबर ऑफ बोट्स कब तक बढ़ती जाएंगी, जब तक कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर ना हो जाए। तो ये क्या दिखा रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्स। जो हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन इतना होना चाहिए था, लेकिन कितना हो रहा है, ओके तक हो रहा है। ये ओल्ड टेक्निक की मदद से है और यही बात हम नई टेक्निक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सोशली ऑप्टिमल पॉइंट कब होगा, जब इसका स्लोप और यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप और इसका ओटी डैश का स्लोप एक बराबर होंगे, तो वो आपकी कंडीशन होगी सोशल ऑप्टिमल आउटपुट के लिए। वो यहाँ पर हो सकती है, अगर यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इसके ओटी डैश के पैरेलल होगा, ओटी डैश के पैरेलल होगा। यहाँ पर E1 पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इतना आउटपुट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है, एक्चुअल E2 पॉइंट पर आउटपुट या जो यूटिलाइजेशन है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ओवर यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर हम समुद्र तट के ओवर यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ बोट्स नई टेक्निक की हेल्प से होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, इससे अधिक है। तो अधिक है तो ओवर यूटिलाइजेशन होता है। दोनों ही प्रकार की टेक्निक
की हेल्प से हम बता देंगे कि सोशल ऑप्टिमल लेवल अलग है, लेकिन जो एक्चुअल में हो रहा है वो अलग है और वो अधिक है। तो हम बता देंगे कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन होता है। इसको पूरा आप एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम को। देन हमारा रहता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेल होती है। पब्लिक गुड्स के केस में दो विशेषताएं पाई जाती हैं, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवेलरी। तो वो हमने डिफाइन कर लिया था। इस प्रकार के गुड्स की अवेलेबिलिटी कब होनी चाहिए, जब ये देखिए उसकी कंडीशन क्या है, सार्वजनिक पदार्थ तब उपलब्ध कराए जाने चाहिए जब सुरक्षित कीमत या रिजर्वेशन प्राइस का जोड़ सार्वजनिक वस्तु की लागत से अधिक हो या उसके बराबर हो। कम से कम उसके बराबर हो या अधिक हो तो जो सार्वजनिक पदार्थ है वो उपलब्ध कराया जाता है। सुरक्षित कीमत वह अधिकतम कीमत होती है, रिजर्वेशन प्राइस वो होता है जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए देने के लिए तैयार होता है ताकि उसे समान या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जो प्राइस कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु के लिए देना चाहता है वो क्या कहलाएगा, रिजर्वेशन प्राइस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया हुआ है कि एक टेलीविजन है जिसका 10 परिवारों को इस्तेमाल करना है, तो ये सामूहिक टेलीविजन है और ये कब खरीदा जाएगा, जब 10 जो परिवार है उसके लिए जितना पे करना चाहते हैं वो उसकी कॉस्ट के बराबर हो, टेलीविजन की कॉस्ट या उसका प्राइस कह लीजिए, प्राइस के बराबर हो, या जो लोग पे कर रहे हैं वो उसके प्राइस से अधिक हो। इसको हम टेलीविजन का प्राइस कहेंगे या उसको उपलब्ध कराने की लागत कहेंगे। तो जो लागत है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए, वो रिजर्वेशन प्राइस के इक्वल हो जानी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो ये जब हम रिजर्वेशन प्राइस और उसके सम की बात कर रहे हैं, उसके टोटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन पेयर्स हैं और नॉन पेयर्स को एक्सक्लूड करना मुश्किल होता है पब्लिक गुड्स के केस में, तो मार्केट फेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं वहां पर जब हम मार्केट डिमांड निकालते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। जब हम नॉर्मली, आपने जब डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में देखा होगा, ए व्यक्ति की डिमांड, बी व्यक्ति की डिमांड, या ए फर्म के लिए डिमांड, बी फर्म के लिए डिमांड, और फिर उसका टोटल जोड़ हम करते थे, तो हम कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं। लेकिन जो पब्लिक गुड का केस होता है उसमें हम वर्टिकल समेशन करते हैं, क्योंकि जो वस्तु है वो सभी के लिए उपलब्ध होती है, क्वांटिटी उसकी समान मात्रा में उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर जो डिमांड का है वो कैसे निकाला जाता है, वर्टिकल समेशन से। ये डिमांड का है ए व्यक्ति के लिए, ए व्यक्ति उस पब्लिक गुड की इतनी क्वांटिटी के लिए इतना प्राइस पे करना चाहता है, बी व्यक्ति OP1 देना चाहता है, और अगर मार्केट डिमांड निकालनी है तो हम इसका और इतने डिमांड पोर्शन का जोड़ करेंगे, जो कि कितना बनता है, Q0E। इतना टोटल मार्केट डिमांड है, और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ये आप सीमांत लागत वक्र भी है और पूर्ति वक्र भी है। तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट हो रहे हैं वहां पर उतनी आउटपुट तो जो है सभी के लिए कॉमन होती है, बराबर होती है, लेकिन प्राइस उसके लिए सभी अलग अलग देना चाहते हैं। पब्लिक गुड के केस में क्या होता है, जो क्वांटिटी है वो सभी के लिए बराबर होती है, लेकिन उसके लिए सभी लोग अलग अलग प्राइस पे करना चाहते हैं। तो जब उनका जोड़ उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, जो व्यक्ति पे करना चाहते हैं और जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट है उसके बराबर हो जाए, तब वो वस्तु जो है उपलब्ध हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आती है कि सभी अपनी उपयोगिता के आधार पर उसका प्राइस देना चाहेंगे, तो इसमें और नॉन पेयर्स भी हो सकते हैं जो पे ही नहीं कर रहे, तो मार्केट फेल हो जाती है, क्योंकि उनको एक्सक्लूड करना इम्पॉसिबल हो जाता है और सभी अलग अलग उसके लिए प्राइस दे रहे होते हैं उस वस्तु के इस्तेमाल के लिए। तो हमारा यहाँ पर फ्री राइडर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और एक यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि फ्री राइडर्स होते हैं तभी सरकार इसके लिए क्या करती है, टैक्स रेवेन्यू की हेल्प से इसको एस्टेब्लिश करती है, ना कि सेल्स रेवेन्यू की मदद से।
तो यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू होती है, सरकार टैक्स के माध्यम से पैसा कलेक्ट करती है, उसको खर्च करती है और उस वस्तु को सभी के लिए उपलब्ध कराती है। क्योंकि यहाँ पर फ्री राइडर्स की प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के पब्लिक गुड्स में, जो पे कर रहे हैं वो भी यूज करते हैं, जो नॉन पेयर्स हैं वो भी यूज करते हैं। तो सरकार उस डिबेट से बचने के लिए क्या करती है, टैक्स रेवेन्यू की मदद से पैसा कलेक्ट करती है, उसको खर्च करती है और सभी के लिए वो पब्लिक गुड जो है वो उपलब्ध कराती है। तो मार्केट मैकेनिज्म तो फेल हो जाता है इस प्रकार के सिस्टम में, जब पब्लिक गुड्स होते हैं या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होते हैं। और भी हमने बहुत से कारण देखे कि किन वजह से मार्केट फेल होती है। आज हमने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स और पब्लिक गुड्स को डिटेल में समझा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नैलिटी को जानेंगे और उससे नेक्स्ट में हम जो मार्केट पावर है या मोनोपोली पावर है उसके बारे में समझेंगे कि वो किस प्रकार से बड़े कारण हैं मार्केट फेलियर के। अभी के लिए थैंक यू सो मच।